नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। देश में आज लगेगा रोजगार मेला। 51,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। समस्तीपुर, बेगूसराय में होगी विशाल रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान को देंगे धार। महागठबंधन का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी भी शुरू करेंगे प्रचार। मुकेश सहनी और लेफ्ट नेताओं का मिलेगा साथ। एनडीए ने लोगों को याद दिलाया जंगल राज। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश की तैयारी। परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को बुराड़ी में बरसेंगे बादल। और हाई स्कोरिंग मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर महिला वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। स्मृति मंधाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की आजीविका सृजन और युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की दिशा में बड़ा कदम है। ये रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी शंखनाद करेंगे। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम मोदी की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे वे जनसभा करेंगे। अपने संबोधन के दौरान वे विपक्ष को कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव बिहार के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उन्हें लठबंधन कहती है। उन्हें युवाओं या बिहार के भविष्य की चिंता नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद और माओवादी आतंक को बढ़ावा दिया, जिसने बिहार की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। और साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की नई रोशनी लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में चुनावी जनसभा करेंगे। वे सिवान और बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले सिवान के कलईगढ़ हाई स्कूल मैदान में रैली करेंगे। सिवान से बीजेपी ने मंगल पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभाओं के जरिए अमित शाह 12 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। यह अमित शाह का एक हफ्ते में बिहार का दूसरा दौरा होगा और इससे पहले वो 16 से 18 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने छपरा के तरैया में एक रैली को संबोधित किया था। और इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शाम 6 बजे वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित
हथसारगंज नाका में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं। आरजेडी नेता आज राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। तेजस्वी पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और उसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होंगी। तो वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी भी सिमरी, बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को लेफ्ट नेताओं का भी साथ मिलेगा। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपना चुनावी दौरा शुरू करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और वैशाली जिले की लालगंज सीट पर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन 2020 से पहले तक यहां की जनता ने बाहुबलियों पर ही भरोसा जताया है और इस सीट पर अभी तक 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं और साल 2020 में पहली बार जनता ने कमल खिलाया और इस बार बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह के सामने आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीतिक तस्वीर का प्रतीक है। शहरीकरण और बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण लालगंज राज्य के सबसे उभरते व्यापारिक क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। हालांकि लालगंज की पहचान बाहुबल और अपराध से भी जुड़ी रही है। इस क्षेत्र की राजनीति पर लंबे समय तक बाहुबलियों का प्रभाव रहा है, जिनमें सबसे चर्चित नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। ये 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस विधानसभा चुनाव में लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। इस सीट पर भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जबकि राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को इस सीट से टिकट दिया है। संजय कुमार नामांकन के बाद से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और एनडीए सरकार के 2 दशक के काम और अपने 5 सालों की उपलब्धि के बदले जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब विषयों पर हमने काम किया है। साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के विकास में काम किया है और हमारी सरकार भी काम कर रही है। आज देखिए 125 यूनिट हमने बिजली मुफ्त किया है। कितनी खुशहाली है लोगों के चेहरे पे। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया है ताकि वो रोजगार सृजन करके काम कर सके और आगे आने वाले समय में उन महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि हम सब लोग देंगे। राजद से टिकट मिलने के बाद से शिवानी शुक्ला भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हैं। लंदन से पढ़ाई करके लौटी शिवानी का मानना है कि उनका बाहुबली होना ही उनकी यूएसपी है। इसके कारण उन्हें जनता का प्यार और पार्टी की तरफ से टिकट मिला। बाहुबली का मतलब होता है जिसके साथ लोगों का सपोर्ट है। बाहुबली तो वही होता है। हर सिक्के का 2 पहलू है। अच्छा पहलू देखिए तो लोगों का बल होना का मतलब होता है बाहुबली। कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो वही बात है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये चीज बदलना है। मुझे तो लगता है मुझे और बाहु लोग चाहिए। जातीय समीकरण की बात करें तो लालगंज मुख्यतः ग्रामीण इलाका है। यहाँ राजपूत और ब्राह्मण के साथ ओबीसी वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब तक यहाँ 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने 4 बार, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, एक निर्दलीय और भाजपा ने भी 1-1 बार जीत हासिल की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने ये सीट जीती है। यहाँ के लोगों के लिए बाहुबलियों से मुक्ति, रोजगार और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर मतदान तो विकास के नाम पर होगा और विकास हुआ है। अब चारों तरफ विकास का लहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आप लालगंज विधानसभा में हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, सड़क का भी अच्छी स्थिति है। हम लोग का तो विकास बहुत लग रहा है कि रोड पहले था कितना केंजर था, अभी तो बहुत अच्छा है। बहुत कुछ विकास हुआ है। सब चीज की व्यवस्था, लाइन लेके बिजली सब चीज के तो होगा, नल तो सब तो होते, सब चीज की व्यवस्था हुआ है।
साल 2025 का विधानसभा चुनाव लालगंज के लिए निर्णायक हो सकता है। भाजपा अपनी पहली जीत को दोहराने की कोशिश में होगी, जबकि आरजेडी ने बाहुबली की बेटी को मैदान में उतारकर अलग रणनीति बनाई है। बाहुबल और जातीय समीकरण के साथ साथ अब विकास भी यहां का अहम चुनावी मुद्दा बन चुका है। लालगंज में लंबे समय तक बाहुबलियों का कब्जा रहा है। मुन्ना शुक्ला यहां से 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि इस बार जनता किसे पसंद करती है। डीडी न्यूज के लिए लालगंज से मधुरेश नारायण। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने केरल दौरे के अंतिम दिन आज एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और इस दौरान राष्ट्रपति छात्राओं को देश के विकास में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित करेंगी। और इससे पहले कल वे सेंट थॉमस कॉलेज पलई के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह में भी शामिल हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के जैसलमेर के दौरे पर हैं और दौरे के पहले दिन उन्होंने आर्मी स्टेशन पहुंचकर शौर्य वन और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। और इसके बाद जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में स्थापित वार म्यूजियम पहुंचे। उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। और इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का सजीव चित्रण किया गया है। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ बड़ा खाना में भी हिस्सा लिया। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद हमें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दौरे के दूसरे दिन भी रक्षा मंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और क्षमता का प्रतीक था और दुनिया के लिए एक संदेश था कि हम हर चुनौती का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बंदरगाह या उसकी तट रेखा के पास ही रहने के लिए मजबूर करने वाली निवारक मुद्रा बनाने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व ने इस ऑपरेशन के दौरान नौसेना की परिचालन तत्परता, पेशेवर क्षमता और ताकत देखी। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मित्र देशों के लिए सुकून और क्षेत्र के अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के लिए बेचैनी का विषय बताया। आत्मनिर्भर नौसेना को एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली राष्ट्र की नींव बताते हुए रक्षा मंत्री ने स्वदेशी उपकरणों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के ध्वजवाहक के रूप में उभरने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। रक्षा मंत्री ने तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए नौसेना की रणनीति और अत्याधुनिक उपकरण हासिल करने पर समान रूप से जोर दिया। और यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बुराड़ी क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इसका सफल परीक्षण किया है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बात लंबे समय से की जाती थी। अब कृत्रिम बारिश कराने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। शुक्रवार को मुंबई में प्रसिद्ध वकील और लेखक बरजीस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज मिशन का विमोचन किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे विमोचित करेंगे। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र नेता के रूप में उदय की कहानी को व्यक्त करती है और साथ ही इसमें पीएम के नेतृत्व में हुए नीतिगत सुधारों की भी समीक्षा की गई है। पुस्तक मोदीज मिशन एक जीवनी नहीं बल्कि एक कहानी है, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विचारों की। इस पुस्तक के लेखक हैं बरजीस देसाई। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरंभिक जीवन के उन अनुभवों का विश्लेषण करती है जिसने उनके शासन, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने में अहम भूमिका निभाई है। It is to explain his personal spiritual journey, the mindset which evolved during extremely hard conditions during his childhood, which still people do not know. How he left home permanently at 17, his sadhana and siddhi during those 2.5 years when he was in the Himalayas and in the northern parts of the country, and all the spiritual experiences he had. And then how he has implemented this mindset, this idea of what motivates him is service. It has been a continuous story of service and sacrifice. पुस्तक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत हुई भारतीय अर्थव्यवस्था, अनुच्छेद 370 को हटाने, सुशासन और पारदर्शी शासन जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत कदमों की भी समीक्षा की गई है। इसमें लेखक देसाई ने तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए झूठे एजेंडे पर भी प्रहार किया है। The palpably false narratives which have been spun by a section of the intellectual elite, the Western media and some of our left-leaning historians, who obviously cannot assail his impeccable integrity and his administrative acumen and his relentless hard work and all. He is a transformative leader, and one day he will be judged on par. The Mahatma will be remembered for 1947, and when Viksit Bharat happens, Modi will be remembered for 2047. वकील और पूर्व पत्रकार बरजीस देसाई ने अपनी तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक दृष्टि से किताब में भारत की मजबूत होती सांस्कृतिक सभ्यगत पहचान का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और भरोसा जताया है कि एक सशक्त, कुशल, कल्याणकारी राज्य की दिशा में देश अग्रसर है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। छठ पर्व के अवसर पर स्टेशन परिसर में 3 पंडाल लगाए गए हैं जहां यात्रियों को आराम करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात हैं। टिकट काउंटरों पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर में रेल यात्रियों ने रेल की इन सभी व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की।
अचंभित हूँ, इस साल मैंने भीड़ देखा ही नहीं छठ के इस त्यौहार पे, जबकि यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता था। तो रेलवे में डेवलपमेंट हो रहा है, विशेष करके मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन पे डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है हमारे यहाँ बिहार में। ज़्यादा सीट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, किसी भी जगह पे एक्सेस बढ़ गया है, हम लोग किसी भी जगह पे आराम से जा सकते हैं, टिकट्स आसानी से मिल जाती हैं। आने जाने में सभी को सहूलियत मिलेगी, आराम मिल रहा है, लोगों को टिकट लेने में सहूलियत हो रही है, सीट आराम से मिल रही है, साफ सफाई मेंटेन की जा रही है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लोगों को बैठने के लिए कोशिश किया गया, अतिरिक्त पंडाल ये सब बनाया गया प्लेटफॉर्म पर। पहले जो ट्रेन कंजस्टेड रूप में यात्री चलते थे, अब सुविधाजनक इनके माने सुचारू रूप से विधि व्यवस्था के तहत अच्छे से लोग सफ़र कर रहे हैं। हम टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी हो रही है, हर ढंग की सुविधा सुख सुविधा लगभग अभी तक मिल रहा है। मोदी सरकार जी जो ट्रेन चलाए हैं उसके तहत बहुत लोगों को फायदा है इससे और अच्छे ढंग से लोग यात्रा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका की ओर से रूसी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का कुछ असर जरूर होगा, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र मजबूत है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी कदम को गैर दोस्ताना और शत्रुतापूर्ण बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। पुतिन ने कहा कि यह निश्चित रूप से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और स्वाभिमानी लोग कभी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करते। पुतिन का मानना है कि इस प्रतिबंधों के कुछ नतीजे जरूर देखेंगे, लेकिन इससे रूस की आर्थिक स्थिति पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमेरिकी प्रतिबंधों पर दिए गए बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अच्छा है, लेकिन 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या असर हुआ। देखते हैं अगर क्या होता है। और बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिस पर पुतिन ने कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। खेल की खबरों में भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को डीएलएस नियमों के तहत 53 रन से मात दी। भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल ने शतक लगाए। बारिश से प्रभावित मैच में 49 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 340 रन बनाए। ये विश्व कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। एक बार फिर बारिश ने खलल के कारण न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। न्यूजीलैंड ने 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बनाए और मैच डीएलएस नियम के तहत 53 रन से भारत के नाम रहा। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत 5वीं बार महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। और भारतीय टीम के महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में प्रशंसकों में खुशी का माहौल है। आप देखिए ये प्रशंसकों की खुशी और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैच था, पूरा सदुपयोग आके मैच प्लेयर ऑब्वियसली Pratika Rawal and Mandana is Priti Mandana. So Pratika ka 100 and then she took 1 wicket also. It was fantastic. Overall, very good batting and bowling performance, and of course fielding. I mean, few of the catches were fantastic and it was very good. अच्छा था, सेंचुरी स्मृति ने मारा, उसके बाद प्रतिका ने भी, फिर डबल सेंचुरी हो गया। बारिश की वजह से मैच डिले हो गया, तो अभी तक कंप्लीट हो गया रहता, हमें मिल जाते, क्वालिफाई हो जाते थे सेमीफाइनल के लिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारी इंडिया जीत गई है एंड सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई हो गई है। एंड प्रीतिका रावल एंड स्मृति मंदाना ने बहुत अच्छा खेला है एंड आई एम जेन्युइनली अ डाई हार्ड फैन ऑफ स्मृति मंदाना। सो आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट हमारी इंडिया सेमीफाइनल में होगी और हम वर्ल्ड कप भी जीतते रहेंगे। दैट इज व्हाट आई जस्ट विश। बहुत ही बेहतर लग रहा है और हमेशा ऐसी लगना चाहिए। और मुझे जो है
नेक्स्ट टाइम के लिए भी इंतज़ार है कि हमारी जो टीम है इसी तरह से खेले और इसी तरह आगे बढ़ते रहे।